एक पति की 5 जादुई पत्नियां। दूर दराज मायानगर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां अजूबा नाम का एक जादूगर अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करता था। ए आसमानी बादशाह, क्या इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बलवान पुरुष नहीं जो मेरी 5 बेटियों का हाथ थाम सके? पिताजी, जो हमारे भाग्य का होगा वो हम तक पहुंच ही जाएगा। नगर नगर के नौजवान आते तो हैं, लेकिन जादूगर अपनी शक्तियों से उनके बुरे मनसा को भांप जाता है। क्या मुझे अपनी पुत्रियों के लिए मन योग्य वर नहीं मिलेगा? अब तक जितने भी इनसे विवाह के लिए आए हैं वे सभी लोभी और कपटी निकलते हैं। पिताजी, शायद ईश्वर हमारे भाग्य में विवाह की रेखा खींचना भूल गया था। आप हम सभी की विवाह की लालसा मन से निकाल दीजिए। कुछ साल गुजरने के बाद जादूगर बुढ़ापे की चरम सीमा पार करके बीमार रहने लगता है। फिर एक रोज नगर में सागर नाम का नौजवान युवक आता है। 5 बहनें पहली नजर में उस पर मोहित हो जाती हैं। नीले नयन, बलवानों सी चाल, अधरों पर चमक, रूप तो बेमिसाल। वही चमक, वही नूर, जिसके आने से दिल को लगा है सुरूर। अब तो यही बनेगा हम 5 का गुरूर। 5 बहनें उसे एकटक निहारने लगती हैं। तभी वो उनके पास आकर कहता है, क्या आप में से कोई मुझे जादूगर अजूबा के घर का पता बता सकता है? सिर्फ पता ही क्यों, हम आपको घर तक लेकर चलते हैं। 5 बहनें उसका हाथ थामकर घर ले आती हैं। पिताजी, आपसे कोई नौजवान मिलने आए हैं। अच्छा, इनके नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो। 5 उसकी खूब खातिरदारी करती हैं। सागर जादूगर के कहने पर कुछ वक्त उनके घर ठहर जाता है। समय के साथ अब वो 5 भी उसके दिल में घर बना लेती हैं। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरे दिल में भी एक बात चल रही है। मैं आपकी 5 बेटियों को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये कहकर तुमने इस कर्जदार बाप के कंधे से बहुत बड़ा भार उतार दिया। मैं भले ही इस नगर का बड़ा जादूगर हूँ, लेकिन मेरी बेटियां साधारण लड़कियों के जैसी ही हैं। जादूगर अपनी 5 बेटियों का विवाह उस युवक से कर देता है और कहता है, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। इनका ख्याल रखना बेटा। पिताजी, आपके बिना हम अनजान परदेश में कैसे रहेंगे? अजूबा अपने जादू से 5 अंगूठियों का निर्माण करके कहता है, ये मेरा आशीर्वाद है। इन अंगूठियों को अपनी मध्य उंगली में धारण कर लो। समय के साथ मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए और तुम्हारे नाम का अर्थ बताने में ये तिलिस्मी अंगूठियां तुम्हारी मदद करेंगी। 5 अपने पतियों के साथ चली जाती हैं। सागर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के हालात एकदम खराब और बदहाल थे। सुनिए, हम 5 को ऐसे ही अंदर ले जाएंगे क्या? गृह प्रवेश तो करवाइए। सागर रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगता है और निराश होकर कहता है, हे भगवान, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपनी 5 पत्नियों का गृह प्रवेश कैसे करा पाऊंगा? काश कोई मुझे 5 कलश चावल के दे देता। सागर की यह बात उसकी सभी पत्नियां सुन लेती हैं। काश कि हम 5 अपने पिता की तरह जादूगर नहीं होती, तो आज अपने पति की सहायता कर पाती। अचानक कनक और आहारिका के चेहरे पर उनकी अंगूठी की चमक छा जाती है और वो जादुई स्त्री में बदल जाती हैं। फिर कनक के मुंह से सोने का कलश, आहारिका के मुंह से चावल बरसने लगते हैं और 5 कलश उनके पैरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। सुनिए जी, जल्दी से बाहर आ जाइए। बाहर निकलकर सागर हैरानी जताते हुए कहता है, अरे घर में तो चावल का एक आध टुकड़ा भी न था, फिर ये 5 सोने के कलश और ये चावल कहाँ से आए? ये आपकी जादुई पत्नियों का कमाल है। अब जल्दी से हमारा स्वागत सत्कार कीजिए। 5 घर में कदम रखकर यहाँ वहाँ ताकने लगती हैं। माफ करना, मैं तुम 5 को तुम्हारे पिता के जैसे महल में नहीं रख पाया। मेरे पास इस मड़ई के सिवा न तुम्हें कुछ खिलाने को है, न जेब में एक फूटी कौड़ी है। सागर घुटने टेक कर अफसोस जताने लगता है। तभी लक्ष्मी कहती है, काश अपने नाम के जैसे ही मैं लक्ष्मी की तरह धन बरसाती। अचानक उसके हाथों की अंगूठी से तेज प्रकाश प्रज्वलित होते ही वो चमचमाते रूप में बदल जाती हैं और उसके मुंह और हथेली से 2000 के नोट और सिक्के बरसने लगते हैं। ये लो स्वामी, ये आपकी समस्या भी हल हो गई। ब्याह के समय तो तुम 5 एक साधारण महिला थी, फिर तुम ये सब कैसे कर पा रही हो?
क्योंकि अब हम आपकी जादूगरनी पत्नियां हैं। आपको हमारे रहते चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पांचों घर की साफ सफाई करके रसोई घर में आती हैं। भंडार घर तो एकदम खाली है। अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। अब क्या होगा? फेरे लेते समय मैंने तुम पांचों को वचन दिया था कि तुम्हारी देख रेख करूंगा, लेकिन मैं एक दिन भी पति की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। 5 जादुई पत्नियों के होते आपको परेशान होने की नौबत नहीं आएगी। पांचों अपने जादुई अवतार में आ जाती हैं। कनक अपने मुंह से सोना, लक्ष्मी अपने मुंह से पैसा, आहरिका अपने मुंह से खाना, रत्ना अपने मुंह से हीरा और अंत में ज्वाला अपने मुंह से धधकती आग निकालती है। सारा इंतजाम हो गया। चलो अब एक साथ मिलकर अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाते हैं। पांचों हंसी खुशी एक साथ मिलकर खाना बनाकर अपने पति के आगे परोसते हुए कहती है, हमारे प्यारे पति देव, जल्दी से खाकर बताइए कैसा खाना बना है। अरे ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम जैसी 5 जादुई पत्नियां मिली हैं। पति अपनी पांचों पत्नियों के मुंह में बारी बारी से निवाला डालता है। वो पांचों जादुई पत्नियां ऐसे ही घर की तमाम जरूरतों को लगातार पूरा करती थीं। एक दिन वो कहती है, सुनिए जी, जब आपको आपकी 5 पत्नी जादुई हैं तो हमको इस छोटी सी कुटिया में रहने की क्या आवश्यकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पांचों हाथ उठाकर कहती हैं, हम जादुई पत्नियों की तमाम मांगों को पूरी करो। मुझे ढेरों सोना दो, मुझे पैसा दो और मुझे हीरा दो। अगले ही पल तीनों जादुई पत्नियों में बदलकर अपना मुंह खोलकर हीरा, सोना और पैसे की बौछार कर देती हैं। इन्हें बेचकर आप हम सभी के रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लीजिए। सागर अपनी जादुई पत्नियों से मिले रत्न इत्यादि को बेचकर आलीशान महल की नींव रखता है, जहां वो अपनी पांचों जादुई पत्नियों के संग खुशहाल जीवन बिताने लगता है। फिर एक रात 2 व्यक्ति चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं। अरे वाह, ये घर तो बड़ा आलीशान है। सही कह रहे हो हुजूर, इतना महंगा झूमर, यहाँ तो मोटी रकम हाथ लगेगी। एकदम अच्छे से हाथ साफ कर ले, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। चोर उनके घर से जेवरात, रुपए, पैसे चुराने लगते हैं। तभी खटर पटर की आवाज से पांचों जादूगरनियों की आंख खुलती है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो उन पांचों को धकेल कर भागने लगते हैं। तभी सागर उन्हें घेर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नियों को चोट पहुंचाने की? रुक, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मोटा राम सागर की गर्दन दबोच कर कहता है, मोटा राम के चंगुल से निकलना तेरे बस की बात नहीं, सिंगल पसली। हम कहती हैं छोड़ दे हमारे पति को, वरना अंजाम बुरा होगा। छोड़ दूं? ठीक है, लो छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही सागर बेहोश हो जाता है। ये देख वो पांचों अपने जादुई अवतार में आकर उन्हें घेर लेती हैं और ज्वाला बौखलाकर अपने मुंह से आग बरसाकर उनके मुंह को काला करके कहती है, तुम जैसे चोरों का यही हश्र होना चाहिए। वो दोनों डरकर सरपट से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद पांचों पत्नियां अपने पति सागर को होश में लाने के लिए एक पत्नी चेहरे पर पानी डालती है तो दूसरी उसके पैर सहलाती है और तीसरी पत्नी सागर का सिर अपनी गोद में रखती है और चौथी पत्नी उसके हाथ मलती है। जिसके बाद रत्ना कहती है, आप ठीक तो हैं? अरे जिस पति को तुम जैसी शक्तिशाली जादुई पत्नियां मिली हो उसे भला क्या ही होगा। अरे भगवान, मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। इस तरह वो पांचों जादुई पत्नियां न सिर्फ अपने पति बल्कि जरूरतमंदों की मदद किया करती और लालचियों को सबक सिखाया करती थीं। वैभव नगर में रोहित अपनी पत्नी माला, माँ माया और पिता नवल के साथ रहता था। वह सभी खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन किसे पता था कि रोहित की शादीशुदा जिंदगी पर किसी की नजर लगने वाली है। एक दिन की बात है, रोहित अपने ऑफिस से घर आ रहा था कि तभी उसकी कार के सामने एक औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था वो आ जाती है। ये देख रोहित तुरंत अपनी कार रोकता है और कार से बाहर निकलते हुए उस औरत से बोलता है, अरे बहन, क्या हो गया? तुम ऐसे रोड पर दौड़ क्यों रही हो और अचानक मेरी कार के सामने आ गई? अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? और तुम्हारा नाम क्या है? भैया, मेरा नाम जानवी है। मैं एक लाचार औरत हूँ। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। लेकिन जानवी बहन, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम जीना नहीं चाहती? भैया, मैं अपने पति के साथ अपने घर में रहती थी। मेरे पति ने मुझ पर बहुत ही जुल्म किए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं दहेज लेकर नहीं गई थी। ऊपर से मेरी बेटी हो गई।
रोहित ये सब सुनकर थोड़ा सहम जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए जानवी से बोलता है, बहन तू चिंता मत कर, आज से तेरा पूरा खर्चा मैं उठा लूंगा। और खबरदार जो तूने मरने की बात करी, मैंने तुझे अपनी बहन बोला है, इसलिए अब मरने की बात मत करियो। इतना कहकर रोहित उसे एक छोटा सा घर दिला देता है जहां जानवी अपनी छोटी बच्ची के साथ आरामदायक जीवन बिता रही थी। एक तरफ रोहित पूरा दिन अपने ऑफिस में अपना बिजनेस संभालता और जैसे ही शाम के 6 बजे तो वो कुछ न कुछ लेकर अक्सर जानवी के पास जाता और उसे दे देता। जानवी से उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था और इस तरह रोहित अपने घर देर से जाने लगा। ये सब देख रोहित की पत्नी माला रोहित से बोलती है, क्या बात है रोहित जी, आप घर अब अक्सर देर से आते हैं, किसी और का रास्ता पकड़ लिया है क्या तुमने? यार माला, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और कैसे जा सकता हूँ? मुझे क्या पता नहीं किस करमजली के घर में पड़े रहते हो जो घर इतना लेट आने लगे। या माला, तुम मुझे क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माला कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब रोहित अपने ऑफिस के लिए कार से निकलता है तब जानवी रोहित को फोन करके बोलती है, अरे भैया देखो ना, आज आपकी भांजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जल्दी से आप घर आ जाइए और उसको हॉस्पिटल लेकर चलिए। ये सुनकर रोहित ऑफिस की तरफ से अपनी कार मोड़ता है और जानवी के घर पहुंच जाता है। एक तरफ तो रोहित जानवी की बेटी को दवाई दिला रहा था तो वहीं दूसरी तरफ माला के दिमाग में शक का कीड़ा पनप चुका था और वह शक का कीड़ा इतना बढ़ गया कि माला उसके ऑफिस पहुंच गई। जब माला ऑफिस गई तब वह रोहित के मैनेजर विक्रम से रोहित के बारे में पूछती है, विक्रम, रोहित जी ऑफिस में कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या तुमने रोहित को कहीं देखा है? अरे माला भाभी, आज रोहित सर तो ऑफिस में ही नहीं आए। क्या रोहित आज ऑफिस नहीं आए? नहीं भाभी, आज सर ऑफिस नहीं आए। इतना कहकर विक्रम वहां से चले जाता है, जिसके बाद माला का शक और पक्का हो जाता है और वह वहां से रोते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। रात के 12 बज चुके थे लेकिन रोहित अभी तक घर नहीं आया था। माला उसको फोन पर फोन कर रही थी लेकिन रोहित उसका फोन नहीं उठा रहा था। 12:30 बजे रोहित घर आता है और माला से कुछ कहे बिना ही जाकर चुपचाप सो जाता है। ये देख माला फूट फूट कर रोती है और रोहित से बात करने की कोशिश करती है लेकिन रोहित उससे कोई बात नहीं करता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह के 8 बज चुके थे लेकिन रोहित अभी भी नहीं उठाता। रोहित के फोन पर एक जानवी नाम की लड़की का मैसेज आता है, अब सब ठीक है, अब हम दोनों आराम से भी सो रहे हैं। वह मैसेज पढ़कर माला आग बबूला हो जाती है और फोन को फेंक देती है जिससे फोन टूट जाता है। फोन टूटने की आवाज से रोहित की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए उससे बोलता है, माला, ये क्या बदतमीजी है? तुम ये हरकतें क्यों कर रही हो? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, ये क्या पागलपन है तुम्हारे अंदर? सही कहा तुमने रोहित, ये मेरा पागलपन ही है जो मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खाना लेकर तेज धूप में तुम्हारे ऑफिस गई, ये मेरा पागलपन ही है। जब मैंने आज तुम्हारे फोन पर ये मैसेज देखा कि अब हम आराम से सो रहे हैं, अरे मैं तुमसे पूछती हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी कमी कर दी जो तुम किसी दूसरी पराई औरत के पास चले गए? मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? ऐसी कौन सी खुशी नहीं दी? माला बिलक बिलक कर रो रही थी। उसको इस तरह रोता हुआ देख रोहित उसके पास आता है और उसको गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन माला गुस्से में उसको धक्का दे देती है जिस वजह से रोहित बेड पर गिर जाता है। ये देख रोहित उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। ये लड़ाइयां देख माला के सास ससुर को अब बहुत ही चिंता होने लगी और इसलिए माला का ससुर रोहित के पास जाता है और उससे बोलता है, रोहित, तुम्हारा झगड़ा जायज है लेकिन अगर उसके मन में कोई शक है या कोई डाउट है तो तुम उसको क्लियर भी तो कर सकते हो ना। आखिर तुम्हारे नंबर पर ऐसे मैसेज किसके आ रहे हैं? तुम ऑफिस नहीं जाते, तुम रात को देर से घर आते हो, हर लड़की के दिमाग में शक पैदा होगा ही। उसका शक क्लियर करने की बजाय तुम उसे मार रहे हो। अरे लड़कियों पर हाथ उठाना तो कायरता होती है, तुम कायर तो नहीं हो। अपने पिता की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती महसूस होती है और वह माला के पास जाता है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है, माला, मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमने जो मैसेज देखा वो कोई दूसरी औरत का नहीं बल्कि मेरी बहन का है। और कल उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, वो सो नहीं पा रही थी, मैं उसको दवाई दिलाने गया था, बस यही वजह थी कि उसने मुझे ये मैसेज किया था। अब हम सो रहे हैं। माला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया।
माला उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और बस रोती ही रहती है। उसको रोता हुआ देख रोहित उसका हाथ पकड़कर अपनी कार में बैठाकर जानवी के पास ले जाता है और जानवी को सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर जानवी उसको बोलती है, भाभी ये तो मेरे भैया हैं, इन्होंने मुझे पनाह दी है, आप इनके ऊपर गलत आरोप मत लगाइए। ये कोई इंसान नहीं बल्कि देवता की मूरत है, इन्होंने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई। जानवी अब माला को सब कुछ बता देती है और ये सब सुनने के बाद माला को अपनी हरकतों पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और इसलिए वह अपने पति रोहित से माफी मांगती है। रोहित उसको माफ कर देता है, जिसके बाद माला जानवी और जानवी की छोटी सी बेटी को अपने घर ले आती है, जिसके बाद वह सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीतापुर गांव में आरती नाम की एक औरत अपने 3 बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। कविता, नेहा, चित्रा, इधर आओ। तीनों बहुएं अपनी सास के पास आती हैं। कितने दिन हुए तुम तीनों की शादी को, तुम लेकिन अभी तक माँ नहीं बनी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार साथ के गांव में एक वैद्य है, चलो उनको जाकर दिखा आते हैं। आरती तीनों बहुओं को लेकर वैद्य जी के पास ले जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। इस जंगल को पार करके दूसरा गांव आएगा, वही मिलेंगे वैद्य जी। तीनों मिलकर चलने लगती है। आधे रास्ते पहुंचकर आरती की छोटी बहू कविता को एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई देता है। माँ, ये किसका मंदिर है? ये तो बहुत पुराना लगता है। हाँ माँ जी, ऐसा लगता है। माँ जी चलो ना, एक बार इस मंदिर के दर्शन कर कर आते हैं। अभी नहीं, आते समय देख लेंगे। चारों दूसरे गांव के लिए चलने लगते हैं और वैद्य से दवाई लेते हुए उन्हें तकरीबन शाम ही हो जाती है। आते हुए बहुओं को फिर वो मंदिर दिखता है। माँ जी अब चले इस मंदिर के दर्शन करने। अब शाम होने वाली है, यहीं से हाथ जोड़ लो, फिर कभी आएंगे। हे माता रानी, मुझे माफ करना, मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम तीनों बहनें माँ बन गई तब मैं जरूर आपके दर्शन करने आऊंगी। और चारों घर लौट आती है। ये दवाई तुम वक्त पर लेना और मुझे जल्दी से दादी बना देना। बहुएं दवाई लेना शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पता चलता है कि तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं है। तुमने तो मुझे छप्पर फाड़ के दे दिया। कहा तो मेरी एक बहू भी माँ नहीं बन पा रही थी, अब तीनों बहू एक साथ माँ बनने वाली है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो जो जंगल में मंदिर है, मुझे वहाँ दर्शन के लिए जाना है। मैंने उस दिन मन्नत मांगी थी, अगर हम तीनों बहनें गर्भवती हुई तो हम उस मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। हाँ तो चलो, मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर चलूंगी। शाम को तीनों भाई घर आते हैं। तब आरती बोलती है, आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम्हारी बीवियां माँ बनने वाली है। क्या, तीनों एक साथ? तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान नहीं माँ, मैं सोच रहा था तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई है तो आपस में कैसे संभालेंगे एक दूसरे को। संभालने वाली बात तो फिर भी देखी जाएगी, लेकिन हम तीनों कैसे इतना खर्चा उठा पाएंगे? एक साथ इतना सब कुछ, हर चीज चाहिए होगी, और हम तीनों की नौकरियां भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम तीनों चुप करो, फालतू की बात ना किया करो, जो होगा अच्छा ही होगा, माँ सबका भला करेगी। रात में तीनों भाई आपस में बैठकर बातें करते हैं। अब माँ को कौन समझाए, हम कैसे कैसे घर का खर्चा चलाते हैं, ऊपर से ये घर भी पापा की बीमारी में गिरवी रखा हुआ है। हाँ, लेकिन माँ को इतना सब कुछ कहाँ पता है, हमने उन्हें कहाँ सब बताया हुआ है। कोई बात नहीं भाई, अब कर भी क्या सकते हैं, चलो सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। और तीनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों बेटों के काम पर जाने के बाद आरती बोलती है,
चलो बहुओं, मैं तुम्हें मंदिर के दर्शन करवा लाऊं। और तीनों बहू और सास मिलकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है और मंदिर पहुंच जाती है। जैसे ही चारों अंदर जाने लगती है, तभी मंदिर का पुजारी बोलता है, रुक जाओ बेटियों, तुम इस मंदिर में ऐसे नहीं जा सकती। अगर तुम्हें इस मंदिर में माता के दर्शन करने हैं तो पहले तुम्हें पीछे वाले तालाब में नहाना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी, हम तो नहाकर आई हैं। बेटा, मंदिर में सभी नहा कर आते हैं, लेकिन इस मंदिर के दर्शन के लिए तुम्हें पहले पीछे वाले तालाब में नहाना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो नहाओ, इसमें क्या हुआ, नहाना तो अच्छी बात ही है। चारों मंदिर के पीछे बने तालाब पास जाती है। वो तालाब बहुत ही गंदा होता है। अरे बाप रे, ये तालाब तो बहुत ही गंदा है। कितनी काई बदबू आ रही है इसमें तो कीड़े मकोड़े भी होंगे। नाना बहुओं, तुम रहने ही दो, माता के दर्शन कुछ हो गया तो। माँ जी, कुछ नहीं होगा, माँ का तालाब है, भला माँ हमें कुछ क्यों होने देंगी। तुम रुको, मैं पंडित के पास जाती हूँ। आरती पंडित के पास जाती है। पीछे पीछे तीनों बहुएं भी चली जाती हैं। पंडित जी, वो तालाब तो बहुत ही गंदा है, भला उसमें कोई कैसे नहा सकता है, कितनी बीमारी होगी उस पानी। इसीलिए तो ये मंदिर वीरान पड़ा रहता है, ना कोई उस तालाब में नहा पाता है और ना ही इस मंदिर के दर्शन कर पाता है। लेकिन बाबा, मैं माता के दर्शन जरूर करूंगी। चलो बहनों, हम चलते हैं। तीनों तालाब के पास पहुंचती हैं। चलो, हम तीनों हाथ पकड़ के एक साथ तालाब में चलती हैं। और हाँ, मन में गंदगी वाली भावना बिल्कुल मत लाना, सोचना ये जल गंगा के जैसा पवित्र है। और तीनों हाथ पकड़कर तालाब में चली जाती है। तालाब में जाते ही पानी अपने आप एकदम साफ हो जाता है। ये देखकर सब चौंक जाती है। अरे, ये पानी इतना साफ कैसे हो गया? ये सब माँ का चमत्कार है। नहाकर तीनों दर्शन के लिए जाती है और खूब अच्छे से माँ के दर्शन करती है। आते वक्त पंडित जी तीनों को बोलते हैं, बेटी, अब देखना माता तुम पर कैसे अपनी कृपा बरसाती है। फिर चारों घर आ जाती है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। और एक दिन नेहा अपने पति को फोन करके बोलती है, आज मेरे लिए गोलगप्पे और चित्रा के लिए आइसक्रीम और कविता के लिए चिकन ले आना। बहुत मन है हमारा ये सब खाने का। रात को जब तीनों भाई घर आते हैं तो नेहा अपने पति से पूछती है, आप खाने के लिए कुछ नहीं लाए? वो आज मेरे पास पैसे नहीं थे, 1-2 दिन में जरूर ला दूंगा। कोई बात नहीं जी, वैसे भी अब मन नहीं है खाने का। और नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मैंने क्यों कहा इन्हें गोलगप्पे लाने के लिए, इनके पास आज पैसे भी नहीं थे, कितना बुरा लग रहा होगा इन्हें। तभी नेहा के आगे पैसों से बने गोलगप्पे आ जाते हैं। ये सब क्या है, इतने सारे पैसे से बने गोलगप्पे? ए जी, सुनते हो? माँ जी, सब जल्दी आओ। सब भाग कर आते हैं। ये देखो, मैं माता से दुखी होकर इनसे गोलगप्पे क्यों मंगाए यही बोल रही थी, इतने में ये गोलगप्पे मेरे सामने आ गए। अच्छा, मैंने भी तो आइसक्रीम मंगाई थी, मेरी आइसक्रीम भी तो नहीं आई। तभी वहाँ हीरे से बनी आइसक्रीम आ जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे तो मैंने भी चिकन मंगाया था। तभी उसके सामने सोने का चिकन आ जाता है। ये तो कमाल ही हो गया, जहाँ मेरे बेटों के पास ये सब लाने के पैसे नहीं थे, वही आज उसी रूप में इतना पैसा, सोना और हीरे आ गए। हाँ माँ जी, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या पता ये शक्तियाँ हमारे पास बस गर्भवती होने तक ही हो। ऐसा हुआ तो हमें सब कुछ बहुत सोच और समझ के करना होगा। और अगले दिन सब बेच के तीनों भाई अपना अपना व्यापार शुरू करने की सोचते हैं। तभी उनके घर एक आदमी आता है। हाँ भाई राघव, तुमने अपना मकान गिरवी रखा था, उसे या तो छुड़ाए या फिर मैं उसे बेचकर अपनी रकम पूरी करूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप अभी रुको, मैं आपके पैसे अभी देता हूँ। राघव अंदर से सारे पैसे लाकर दे देता है और अपना मकान छुड़वा लेता है। अब क्या करे भाइयों,
इन सारे पैसों से तो हमने घर छुड़वा लिया। ये सब बातें आरती सुन लेती है। करना क्या है, मेरी प्रेग्नेंट बहू ही तुम्हारी मदद करेगी। तीनों अपनी अपनी बीवियों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तभी तीनों एक साथ बोलती हैं, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरा मन चिकन खाने का है। तभी उनके सामने सोने का चिकन, हीरे की आइसक्रीम और पैसे के गोलगप्पे आ जाते हैं। लो बेटो, तुम ये सब बेचकर अपना काम शुरू कर लो। और तीनों उन पैसों से अपना बहुत बड़ा व्यापार शुरू करते हैं। और जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है, उनकी बीवी उन्हें पैसे के गोलगप्पे, हीरे की आइसक्रीम और सोने का चिकन दे दिया करती थी। जल्दी ही तीनों को बच्चे हो जाते हैं और उन तीनों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन तब तक वो अपना खूब बड़ा व्यापार खड़ा कर लेते हैं। चारों तरफ रात का भीषण सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के सभी लोग अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। तभी ललिता, बबीता और सरिता नाम की 3 चुड़ैल अपने भयानक अवतार में आकर अपने पति से कहती हैं, आइयो पटियाल पति देव, हम तीनों शिकार पर जा रही हैं। अरे ललिता, कैसे बातें कर रही हो, जानती नहीं क्या? ये हम तीनों के पति परमेश्वर हैं। तभी तो इस पति परमेश्वर को अब तक हमने ईश्वर के पास नहीं पहुंचाया। ये कहकर तीनों चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के सुनसान सड़क पर खड़ी होकर लोगों के आने का इंतजार करती हैं। तभी गांव में रहने वाला हरिया को आता देखकर तीनों चुड़ैल इंसानी वेश में आकर उसे घेर लेती हैं। और हरिया कहता है, अरे भाभी जी, आप तीनों घर पर होने की बजाय इतनी रात को यहाँ क्या करत हैं? तीनों चुड़ैल अपने भयानक रूप में आकर कहती हैं, भाभी जी घर पर नहीं है, क्योंकि चुड़ैल भाभी जी सड़क पर हैं। अरे मैया मर गया रे। अरे ये तीनों तो चुड़ैल हैं, अब क्या करूं? मरने के लिए तैयार हो जा। तीनों चुड़ैल हरिया को पकड़कर हवा में उड़ती हुई घर के अंदर लाकर पटकती हुई कहती हैं, अरे पतिदेव, कहाँ मर गए? जल्दी से नींद खोल और टेबल साफ कर, हमें इसका शिकार करना है। अभी करता हूँ। कैसी चुड़ैल पत्नियां मिली हैं, मुझे रोज रात को धमकाती हैं। शुक्र मना कि हम चुड़ैल होकर भी तुझे सिर्फ धमका रहे हैं, बाकी पत्नियों की तरह तेरा खून नहीं पी रहे। ब्रजेश, तेरी तीनों पत्नियां चुड़ैल हैं। हे राम, बहुत जोर चला रहा है। अरे ओ ललिता, सरिता, टेटुआ दबाओ इसका। तीनों चुड़ैल उसकी गर्दन दबोच कर मार देती हैं और टेबल पर उसकी लाश के टुकड़े करके खाने लगती हैं, जिसे देखकर ब्रजेश कहता है, जी जी, कैसे जानवरों की तरह उसे खा रही हैं। न जाने इन चुड़ैल पत्नियों का साया मेरे सिर से कब हटेगा। मस्त मांस था इसका। क्या हुआ पति देव, धड़कनें बढ़ रही हैं। आजा मेरे राजा, तुझे हेवन दिखाऊं मैं। चल अब चलकर हमारी टांगे दबा, हम तीनों थक गई हैं। न जाने ऊपर वाले ने किस घनघोर घड़ी में मेरे भाग्य रेखा में इन 3 चुड़ैल पत्नियों को खदेड़ दिया। तो क्या हुआ जो हम चुड़ैल हैं, पर है तो तुम्हारी पत्नियां ही। पति देव, तुम अपनी 3 चुड़ैल पत्नियों के टुकड़ों पर पल रहे हो, हमारे गरीब पति देव। इस तरह 3 चुड़ैल पत्नियों का बेचारा गरीब पति रात भर उनकी शान नवाजी करता है और सुबह होते ही तीनों चुड़ैल इंसानी रूप में आ जाती हैं। तभी गांव में रहने वाली झुमरी उनके घर आती है और कहती है, अरे ब्रजेश भैया, ये का गरीबन जैसन हाल बना लिए हो? 3 पत्नियों के रहते हुए भी सूखे कांटे के जैसे होते जा रहे हो। आपकी तीनों पत्नियां चुड़ैल बनकर आपका खून पियत हैं का, या फिर खाना नहीं देते हैं? अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पत्नियां तो साक्षात गौरी, पार्वती और सती का अवतार है। वो बस कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए जरा सा शरीर ढीला पड़ गया है। बात खत्म करके झुमरी अपने घर चली जाती है और फिर से रात होती है। तभी चुड़ैल भयानक रूप धरकर कहती है, उस डुमरी झुमरी को हमारे पति पर बड़ा तरस आ रहा था। चलो आज उसी को खाकर अपना पेट भर लें। अरे ओ प्यारे पति देव, जल्दी से फर्श पर पड़े इन खून के धब्बों और हड्डियों को साफ कर दो, तब तक हम नया शिकार लेकर आते हैं। तीनों चुड़ैल उड़कर झुमरी के घर में घुसकर उसे नींद में ही उठाकर लाकर पटक देती हैं। तभी उसकी नींद खुलती है और वो करहाती हुई कहती है, हाय री मोरी अम्मा, ई कौन चुड़ैल हमका जल्लाद की जैसन धोबी पछाड़ मारी। आज इस झुमरी को झूम झुमा कर मारेंगे। आय हो दादा, ये ब्रजेश भाई साहब की तीनों पत्नियां चुड़ैल में कैसे बदल गईं? अरे झुमरी, मेरी तीनों पत्नियां चुड़ैल ही हैं और मैं इनका गरीब पति हूँ। झुमरी,
तुझे हमारे गरीब पति की बड़ी चिंता हो रही थी। तुझे क्या लगता है कि हमें हमारे गरीब पति की कोई चिंता नहीं? अगर चिंता नहीं होती तो कब का चिंता से चिता तक का सफर तय कर चुके होते। पर फिर हम सोचते हैं कि हमारे लिए खाने का टेबल कौन साफ करेगा, हमारे उल्टे पैर कौन दबाएगा। अरे बंद करो इसकी सास, भूख के मारे पेट में हाथी के बच्चे खलबली मचा रहे हैं। तीनों चुड़ैल अपने पति के सामने उसे मौत के घाट उतारकर खा जाती हैं और ऐसे ही हर रात वो गांव के लोगों को मौत के घाट उतारने लगती हैं, जिस कारण गांव अब आधा खाली हो चुका था। ये देखकर गांव के सरपंच सभी घरों के मुख्य इंसान को बुलाकर पंच सभा रखते हैं और कहते हैं, गांव में जो चल रहा है वो किसी से नहीं छुपा, पर आखिर लोग जा कहां रहे हैं ये पता लगाना है। किसी को अगर किसी पर कोई शक है तो वो बेझिझक बोल सकता है। सरपंच जी, मुझे ब्रजेश की तीनों पत्नियां बहुत अजीब लगती हैं। मुझे शक है कि कहीं वही लोगों को मार रही हों। ब्रजेश? क्या अनीता की बातों में सच्चाई है? सच खुलता देख ब्रजेश डरकर हकलाती जुबान से कहता है, नहीं तो। इसकी हकलाती जुबान और कांपते हाथ पैर देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। बताओ ब्रजेश, तुम क्या छुपा रहे हो? आज मैं सब कुछ बता दूंगा। धौलपुर गांव में रहने वाला ब्रजेश एक समय पर काफी धनी और समृद्ध था, पर उसके जायदाद पर 3 बहनों की नजरें गड़ी हुई थीं, जो कहती हैं, इस अमीर बंदे को मैं प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगी। मैं तो सीधे इसे शादी करूंगी और इसकी जमीन जायदाद की हड़प कर अपने नाम कर लूंगी। देखते हैं तीनों में से कौन इस रईस के दिल पर पहले काबू करता है। तीनों बहनें षड्यंत्र रचकर उसे अंजाम देती हैं और सबसे पहले उससे शादी करती हैं बबीता, जिसके बाद उसकी दोनों बहन का आना जाना वहां लग जाता है और ब्रजेश उनकी तरफ भी आकर्षित होने लगता है। और ब्रजेश कहता है, बबीता, तुम्हारी बहन ललिता मेरे दिल में बस गई, इसलिए मैं उससे भी शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहन से शादी करके आप खुश होते हैं तो मुझे क्या एतराज। ब्रजेश ललिता से शादी कर लेता है और फिर वो दोनों जाल बिछाकर नींद में सोए ब्रजेश के पास इस बार सरिता को भेज देती हैं और अगले दिन सरिता रोने का नाटक करती हुई कहती है, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन अपनाएगा मुझे। सरिता, मुझे कुछ भी याद नहीं कल रात क्या हुआ, पर अगर मैंने गलती की है तो तुमसे मैं शादी करके उसका प्रायश्चित करूंगा। तीनों बहनें ब्रजेश की अमीरी को देखकर एक एक करके शादी रचा लेती हैं और धोखे से उसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाकर कहती हैं, अब इस पूरे जमीन जायदाद की मालकिन हम तीनों बहनें हैं। अब से तुम 3 पत्नियों के गरीब पति हो। अरे स्वामी, चौंकिए मत, हम तीनों अलग होकर भी एक साथ थी। तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ब्रजेश को अपने ही घर में गरीब नौकरों की तरह खाने को मिलता है। एक दिन वो गुस्से में बौखलाकर उनके खाने में जहर मिला देता है, जिसे खाते ही उसकी तीनों पत्नियां मर जाती हैं और चुड़ैल बनकर वापस आती हैं। क्या सोचा था, हम तुम्हें छोड़ देंगी? 7 जन्म का साथ है हमारा। अब हमसे उलझने की भूल या हमको चरणों की धूल समझने की गलती मत करना, वरना तुम्हें धूल में मिला देंगे। और तब से मरने के बाद भी मेरी तीनों चुड़ैल पत्नियां हर रोज मुझे खौफ में रखती हैं। चुड़ैलों से निजात पाने के लिए सभी एक शक्तिशाली बाबा को लेकर आते हैं। रात होने के साथ बाबा चुड़ैलों के पास आकर कहते हैं, बस तुम्हारा खेल यहीं समाप्त। अरे ये जंडू बाम कौन है? प्राणनाथ, तुम अपनी चुड़ैल पत्नियों को मारना चाहते हो? यहाँ से जाने का क्या लोगे? पहली बात तो हम यहाँ से जाना नहीं चाहती, और अगर मजबूरन जाएंगी तो अपने गरीब पति की जान लेकर जाएंगी, क्योंकि ये हम तीनों की मौत का जिम्मेदार है। सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र मांगती हैं और मेरी चुड़ैल पत्नियां मेरी जान मांग रही हैं। मुझे गरीब बनाकर भी चैन नहीं इन्हें। तीनों चुड़ैल ब्रजेश पर धावा बोलकर उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर गायब हो जाती हैं। रजनी घूंघट ताने रसोई घर के भीतर से निकलकर कहती है, ये लीजिए बाबूजी, प्याज और रोटी है। हिचकिचा क्यों रही हो बहू? ईश्वर भूख मिटाने को इतना भी दे रहा है, बहुत है। रजनी के घर में आर्थिक अभाव की झलक साफ दिखाई पड़ रही थी। घर के उसारे में एक टूटी खटिया थी,
चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थीं। घर का ढांचा एकदम पुराना था। छत के नाम पर टूटी फूटी छप्पर चढ़ी हुई थी और सूती की फटी पुरानी साड़ी पहने रजनी की सास लाली माथे पर हाथ धरकर कहती हैं, जाने हमको इतना कष्ट ईश्वर क्यों दे रहा है। माँ जी, अगर आज हम दुख सह रहे हैं तो कल सुखी भी रहेंगे, आशा मत खोइए। बहुरिया, जवानी से बुढ़ापा आ गया, ये घनघोर गरीबी देखते हुए बाल भी सफेद हो गए, अब क्या सुख भोगने को मिलेगा। रात होते ही दोनों बाप बेटे घर लौटते हैं और वह खाने की थाली पर बैठे ही होते हैं कि अचानक साहूकार दरवाजा पीटकर कहता है, सोहन, अरे ओ चंपकलाल, कहाँ मर गया, बाहर निकल। क्या हुआ धनीलाल, इतनी रात को क्यों हल्ला मचा रहे हो? वाह जी वाह, अगर मेरे आने से इतनी ही दिक्कत है तो मेरा कर्जा क्यों नहीं लौटा देता। मुझे इस झोपड़ी में आना अच्छा नहीं लगता है, वो भी रोज रोज। तुम जैसे भूखे नंगों की शक्ल देखने के लिए हमें आना पड़ता है। उस रात चारों में से किसी को भी नींद नहीं आती। करवटें बदले हुए सवेरा हो जाता है। जहां माधव बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर काम करता था, तो वहीं बूढ़ा सोहन जमींदारों के फसलों की रखवाली किया करता था। सासू माँ, घर का सारा कामकाज तो दोपहर तक खत्म हो जाता है, क्यों ना हम भी खेती बाड़ी करें, इससे 4 पैसे आएंगे तो घर का कर्जा उतारने में बाबूजी की मदद कर पाएंगे। पर बहू, हमको खेती का कुछ ज्ञान भी नहीं है और हम उगाएंगे क्या। सासू माँ, इस समय बाजार में सबसे ज्यादा महंगा अगर कुछ है तो वो है टमाटर, और फिर भी उसके मांग सबसे ज्यादा है। पर बहू, हमें तो टमाटर की खेती का कुछ अनुभव ज्ञान भी नहीं, और टमाटर उगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है वहीं हम टमाटर उगाएंगे। दोनों सास बहू कुदाल के सहारे पूरे मैदान को साफ करके कहती हैं, सफाई तो हो गई, अब हमें टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले यहाँ टमाटर के बीज बोने हैं, और उसके लिए ये टमाटर के बीज एकदम लाभकारी और किफायती हैं। बहू, तेरे पास इतने टमाटर के बीज कहाँ से आए? ये वो टमाटर के बीज हैं जो गर्मी से सरगल जाते थे, तो मैं उनके बीजों को धोकर सुखाकर बटोर कर इकट्ठा किया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन ये जरूर काम आएंगे। शाबाश बहू। हमें पतली क्यारी बनाकर 3 मीटर दूरी पर 2-2 टमाटर के बीजों को बोना है। दोनों कड़ी मेहनत के साथ पसीना बहाकर बीजों की रुपाई करती हैं। फिर तकरीबन 1 हफ्ते बीतने पर टमाटर पौधों को उगता देख लाली खुशी से उछलते हुए कहती है, बहुरिया, सारा काम धंधा छोड़कर जल्दी से यहाँ आ जा। रजनी जैसे ही वहाँ आती है तो वह देखती है कि टमाटर के बीजों में से नन्हे पौधे निकल आए हैं और उन्हें पीले नन्हे फूल खिले हैं। माँ जी, अभी इस टमाटर के पौधे में फल लगने में कुछ दिन और लगेंगे। कुछ दिन और बीतने के साथ टमाटर के पौधे तेज रफ्तार के साथ बढ़ने लगे और उनमें लाल लाल टमाटर उगाते हैं। अरे बहू, जल्दी से टोकरी ले आ। दोनों सास बहू टोकरी लेकर टमाटर के खेत में खड़ी होकर कहती हैं, आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले ही आई सासू माँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे उगाए टमाटर इतने लाल, रसीले और बड़े बड़े उगेंगे। हमें बड़ी ही सावधानी से इन टमाटर को तोड़ना होगा। दोनों की टोकरी लाल रसीले टमाटर से लबालब भर जाती है, जिन्हें लेकर वो बाजार में बेचने पहुंचती है। टमाटर ले लो, ताजे रसीले ले लो, लाल टमाटर ले लो। इतना गला फाड़ने पर भी कोई नहीं आ रहा, ऐसे तो हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सासू माँ, अगर हम बाजार की सभी टमाटर वालों से थोड़े कम दर पर टमाटर बेचे तो? दोनों सास बहू जोर शोर के साथ टमाटर बेचना शुरू करती हैं कि देखते देखते उनकी दुकान के इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और टमाटरों की लूटपाट हो जाती है। देखिए सासू माँ, एक भी टमाटर नहीं बचा। दोनों एक साथ घर पहुंचती हैं। रजनी टमाटर की बिक्री से कमाए पैसों को सोहन के हाथ में रखकर देकर कहती है, ससुर जी, ये पैसे आप उस साहूकार को लौटा दीजिए। लेकिन बहू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने और सासू माँ ने घर के पीछे वाले कूड़े के ढेर को साफ करके वहाँ कुछ टमाटर की खेती की थी। ये पैसे उन्हीं टमाटर को बेचकर मिले हैं। सोहन उन पैसों से साहूकार का कर्जा चुका देता है और फिर अभी हमारे पास कुछ पैसे शेष हैं। रजनी, अब से हम और पिताजी भी तुम्हारी और माँ के साथ टमाटर की खेती करेंगे। हाँ, किसी की चाकरी करने से तो अच्छा है कि हम सभी मिलजुल कर एक साथ टमाटर की खेती करें।
वैसे भी सालों से हमारा वो 2 एकड़ का खेत खाली और बंजर पड़ा हुआ है, क्यों ना हम वहीं पर टमाटर की खेती करें। इन बचे हुए पैसों से हम टमाटर के बीज खरीदकर टमाटर की खेती कर सकते हैं। चारों एक साथ मिलकर बंजर खेत को जोत कर कहते हैं, समय इतना कम है और हमें आज ही बीज बोना है। ससुर जी, आप और माधव जल्दी से क्यारियां बनाना शुरू कीजिए। मैं और सासू माँ टमाटर के बीज बोते हैं। चारों मिलकर टमाटर के बीजों की रोपाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अंकुरित होकर नन्हे पौधे बन जाते हैं, जिनमें छोटे नन्हे फूल के साथ हरे टमाटर उगाते हैं। ये क्या, इन टमाटरों के पौधों में तो कीड़े लग गए हैं। हमें इनमें खाद डालना होगा और कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी करना होगा ताकि टमाटर की पैदावार अच्छी हो सके। और ये खरपतवार भी उखाड़ कर फेंकने होंगे, वरना ये टमाटर के पौधों को बढ़ने नहीं देंगे। दिन गुजरते चले जाते हैं और टमाटर के पौधे बड़े लाल टमाटर के पेड़ में बदल जाते हैं और उन्हें ट्रैक्टर वाला पर लाद देते हैं कि ट्रैक्टर वाला कहता है, भाई जी, थारे टमाटर तो बड़े ही सुथरे और लाल हैं। 2-4 किलो तो मारे को ही बांध दो। टमाटर ट्रैक्टर पर लाद कर वो उन्हें बाजार में बेचने पहुंचते हैं। टमाटर ले लो, आ जाओ भैया, और ले जाओ सस्ते लाल रसीले टमाटर। अरे दादा, कितने बड़े बड़े लाल टमाटर हैं। अरे ओ टमाटर वाले, कैसन बेचत होई टमाटर? 30 रुपए किलो है काकी, और 100 के 5 किलो। का इतना सस्ता? अरे ओ लड्डू के भैया, जल्दी से झोला खोलो, तुम जल्दी से 10 किलो टमाटर बांध दो। अरे वाह भैया, तुम तो बड़ा ही सस्ता टमाटर बेचे तो। बाकी टमाटर वालों ने तो लूट मचा रखी है। ढीले ढीले सड़े टमाटर भी 50 रुपए किलो बेचत है ससुरे। देखते ही देखते सभी ग्राहक ट्रैक्टर के पास भीड़ लगा लेते हैं और टमाटर की लूट मच जाती है और चारों घर आकर कहते हैं, इतना पैसा तो हमने जीवन भर में एक साथ भी नहीं देखा था, जितना टमाटर को बेचकर हमने कमाया है। सासू माँ, एक पल के लिए तो मैं डर गई थी कि पता नहीं टमाटर की पैदावार अच्छी होगी भी कि नहीं, पर ससुर जी को खेती बाड़ी का अच्छा ज्ञान होने के कारण अच्छी फसल हुई। मुझसे ज्यादा ये सब तेरे ही सोच का परिणाम है बहू। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि परिश्रम करना हमारा काम है और फल देना ईश्वर का। कुछ ढीले टमाटर अब भी बचे, मैं सोच रही हूँ उनसे हम सॉस बनाकर बेचें। बहू, सिर्फ सॉस ही क्यों, टमाटर की चटनी क्यों ना हम सास बहू टमाटर के जूस का ठेला ही खोल दे। और हम दोनों बाप बेटे टमाटर की खेती करेंगे और एक साथ उन्हें बेचेंगे। किसी ने सच कहा है कि एकता में बल होता है और जहाँ कल तक वो चारों कर्ज के बोझ तले दबे थे, उनका एक छोटा कदम उन्हें कामयाबी के शिखर पर लाकर खड़ा करता है। दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जरूरत है तो सिर्फ रजनी जैसी बड़ी सोच की। उस दिन के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति एकदम सुधर जाती है और उनकी खेत के टमाटर गांव से लेकर शहर तक में बिकने लगे थे और अब वो काफी रईस हो चुके थे।